3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है। इंडिया की कई एयरफील्ड पर बम गिराए जाते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर टोटल 11 एयरफील्ड पर हमला किया जाता है। उसी शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के लिए। वो कहती हैं कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले आज 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया है। इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान 1971 वार की। एक ऐसी वार जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है। उस देश का नाम है बांग्लादेश। लेकिन क्या कारण था, आखिर क्यों हुई थी ये वॉर? क्यों बांग्लादेश आजादी चाहता था पाकिस्तान से, और इसमें इंडिया का क्या रोल आता है? तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जो बंगाल का एरिया होता था, स्पेशली अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया, इस एरिया को करीब 13वीं सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में अर्ली 13वीं सेंचुरी से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली है कि जो भी रूलर्स थे उनका फोकस इसमें बने रहता था कि वो कैसे लोकल को सिस्टम का हिस्सा बना सकें। और आगे चलें तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसके बाद 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन, वो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इसका डर यह था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर के जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइन पर बॉर्डर बनाने का मतलब ये था जो सोशल, कॉमर्शियल और कल्चर संबंध थे लोगों के बीच में उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता है। यानी बड़ी बड़ी स्टेट जहां पर कॉमन कल्चर थे, भाषाएं एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से। बस इसीलिए क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करता है। बंगाल में जो मुस्लिम पाकिस्तान के फेवर में थे, उनकी उम्मीद ये थी कि एक नया मुस्लिम देश बनने से उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव होगी। इसके बाद पाकिस्तान के देश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिनके बीच सेपरेशन 1500 किलोमीटर का था और बीच में इंडियन टेरिटरी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नया देश बना उसमें मेजॉरिटी एथनिक्स ग्रुप था, वो एक्चुअली में बंगालीज का था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस नए पाकिस्तान के देश की बंगालीज थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू था वो था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर्स मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को सही मायने में यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक भाषा बोले, और ये भाषा उनकी राय में होनी चाहिए। उर्दू तो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स के द्वारा यहाँ पर उर्दू इम्पोजिशन देखने को मिला कि भाई जबरदस्ती है, हर किसी को उर्दू में ही बात करनी पड़ेगी। ऑफिशियल्स कामों के लिए आर्मी में हर जगह उर्दू में ही बात करेंगे सिर्फ। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानी बंगाली में ही बात किया करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ द एलाइट माना जाता था। इसके बाद साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार होती है और इस वार के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनबैलेंस था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वो इस वार के बाद और उभर के आने लगा। इसी रीजन से एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जबकि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट देश को हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेस है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाएं। 2 सेपरेट करेंसी हो पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। इसी के चलते 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी, वो शेख
मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में 34 और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए। अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीबुर और उनके साथी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगरतला में कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि वो एक आजाद बांग्लादेश बना पाए। 7 मार्च 1971 को कैंसिलेशन के ऑर्डर दिए जाने के बाद आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के जनता सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि यहाँ पर हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कह लेने दो, हम उनकी सुनने ही नहीं वाले हैं। शेख मुजीबुर रहमान मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हैं। रेस कोर्स के ग्राउंड पर एक बड़ी ही ऐतिहासिक स्पीच, नारे लगाए जाते हैं, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस जॉय। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जा रहा है, मतलब द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्त वाहिनी गुरिल्ला ऑपरेशन कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन आता है क्योंकि इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गोरिल्ला वारफेयर में। इसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है। बंगालियों ने सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी बंद कर दी है जो भी पाकिस्तान से आ रही थी। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक गेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। आधे लोग जो ढाका में रह रहे थे वो शहर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाता है और रेडियो ऑपरेशन को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथोनी मैस्करेनहास यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा था उसे एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं द संडे टाइम्स में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी खुद इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इनके मोटिवेट होती हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। इस क्रैकडाउन के बाद अवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर इंडिया भाग गए थे सेफ्टी के लिए। 10 अप्रैल को पीपल पब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है एक्साइल में कोलकाता में। शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। जुलाई 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी ने एक्चुअली में ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया है। अब वो इसे बांग्लादेश कहकर पुकारती हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली। ये सिर्फ 3 दिसंबर 1971 को जाकर ही होता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज का लॉन्च करता है और इंडिया के एयरफील्ड पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में इंटरवेन कर सकता है और बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर सकता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम ही पहले उन पर हमला कर दें, लेकिन ऑब्वियसली ये स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं होती क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी वो मिलिट्री पावर थी वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया का रिस्पांस था कि वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी चले और ईस्ट पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी सोल्जर को ग्राउंड पर भेजा जाए। इंडिया की वार में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर के लिए फोर्स किया जाए। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल करता है और बड़ी लंबी चर्चा चलती है। उस वक्त यूएस से पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में ज्यादा था। तो यूएस, चाइना और यूके एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं कि इंडिया इमीडिएटली सीज फायर कर दे और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले, लेकिन सोवियत यूनियन इस रिजोल्यूशन को वीटो कर देता है 2 बार। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा था। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के इस तरीके से यहाँ पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लगते हैं इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वार खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 30 मिनट दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेसिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। इस पाकिस्तान में बैठी सरकार इमीडिएटली कोलैप्स कर जाती है। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर करते हैं इंडियन फोर्स और बांग्लादेशी लिबरेशन फोर्स के सामने। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जन्म होता है एक नए देश का जिसका नाम है बांग्लादेश। 1972 में पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ने
रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।